Dear students, a very good morning to all. Welcome you all to BA Part First English Literature class. Today we will discuss John Milton and his poem on his 23rd birthday. आज हम जॉन मिल्टन और उनकी पोएम ऑन हिज 23rd बर्थडे की बात करेंगे। यदि हम मिल्टन की बात करें तो इनका जन्म लंदन में एक वेल टू डू फैमिली में हुआ था 1608 में। एज ए चाइल्ड ही वॉज वेरी प्रॉमिसिंग। He read all the great works of Hebrew, Latin, Greek, and his contemporary writers. He was a great poet. At the age of 12, he started writing. He was also interested in the politics of the time. He followed the Puritan cult. Later, he became a pamphleteer during the Commonwealth era. But with the restoration of Charles II on the English throne in 1660, his political career was halted for certain time. And later on, he started writing after he became blind in 1652. तो जॉन मिल्टन की हम बात करें तो जॉन मिल्टन का जन्म 1608 ईस्वी में लंदन में एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। और मिल्टन जो है वो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग चाइल्ड थे। इन्होंने 12 वर्ष की एज में ही बहुत सारे वर्क्स, चाहे वो हैब्रू लैंग्वेज में लिखे गए हों, ग्रीक लैंग्वेज में हो, लेटिन में हो, या उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हों, बहुत सारे वर्क्स इन्होंने पढ़ लिए थे और इन्होंने खुद भी लिखना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही समसामयिक जो राजनीति थी उसमें भी वो एक बहुत अच्छा समझ रखते थे, बहुत अच्छी समझ रखते थे। उसमें भी प्योरिटनिज्म को बहुत फॉलो करते थे। प्योरिटनिज्म एक कल्ट था अर्ली 17th सेंचुरी में, जिसमें कि प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड प्योरिटी ऑफ पाइटी इन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, उस पर एम्फेसिस किया गया था। उसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ एरा में भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन किया और पैम्फलेट्स वो लिखते थे। लेकिन जैसे ही चार्ल्स सेकंड को इंग्लिश थ्रोन पे वापस लाया गया 1660 में, इनका पॉलिटिकल करियर था वो थोड़ा सा रुक गया था एक तरह से। लेकिन 1652 में जब वो ब्लाइंड हुए उसके बाद उन्होंने वापस से लिखना स्टार्ट किया। एंड ही रोट ग्रेट वर्क्स लाइक लिसिडस, एल एलिग्रो, सेकंड पेंसिरोसो, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, एरोपेजिटिका, various works he has written and they are of great repute, all the works. यदि हम प्रेजेंट पोएम की बात करें तो ये सोनेट फॉर्मेट में लिखी गई है। मिल्टनिक सोनेट्स इटालियन सोनेट्स का ही एक वर्जन है, रिफाइंड वर्जन है। मिल्टनिक सोनेट में एक ऑक्टेव यानी 8 लाइन स्टेंजा होता है और एक सेस्टेट यानी 6 लाइन स्टेंजा होता है, जिसमें राइमिंग स्कीम होती है ABBA, CDE। ऑक्टेव पार्ट में वो प्रॉब्लम को रेज करते हैं और सेस्टेट पार्ट में प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन देते हैं। सो इन मिल्टनिक सोनेट it is a refined version of the Italian or the Petrarchan sonnet. It consists of an octave, a 8-line stanza, and a sestet 6-line stanza with the rhyming scheme of ABBA, CDE. In the octave part, the problem is raised, and in the second part, sestet, the resolution for the problem is given. लेकिन यदि हम इटालियन सोनेट की बात करें तो उसमें केवल राइमिंग स्कीम का डिफरेंस है। उनकी राइमिंग स्कीम होती है ABBA, CDC। लेकिन यहाँ ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम तो सेम है, लेकिन सेस्टेट में क्या डिफरेंस है? CDE है, वहाँ CDC है, यहाँ CDE है, राइट। सो लेट अस कम टू द प्रेजेंट पोएम ऑन हिज 23rd बर्थडे। ये पोएम जो है वो मिल्टन ने जब वो 23rd ईयर के हुए थे 1631 में, उस समय लिखी थी, दिसंबर 1631 में। और कई लोग कहते हैं कि दिसंबर 1632 में लिखी गई। सो देयर इज द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दैट। इस पोएम में फर्स्ट पार्ट में ऑक्टेव यानी 8 लाइन पार्ट में पोइट जो है वो अपना डिसअपॉइंटमेंट जो है वो एक्सप्रेस करता है दैट आई हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग दो आई हैव टर्न 23 years of old. In this part he expresses his disappointment on
regarding his political career. But later on, in the sestate part, he realizes that everything is in God's hands. He says that maturing of his intellectual powers be little, but great or soon he will achieve his aspirations. Everything in his life is under the supervision and care of his great taskmaster, that is God. So maybe God has thought something great for him. वो सोचता है कि ईश्वर जो है वो सब कुछ सही करेगा. हो सकता है मेरी पॉलिटिकल पावर जो है वो मैच्योर होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन हो सकता है मैं एक बहुत अच्छा राइटर बनूं और ईश्वर ने मेरे लिए क्या डिजाइन कर रखा है, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग दैट. सो लेट अस कम टू द पोएम ऑन हिज 23rd birthday. How soon hath time, the subtle thief of youth, stolen on his wing my 23rd year. My hasting days fly on with full career, but my late spring no bud or blossom sloweth. The subtle thief of youth. The thief who steals anything very stealthily. यहाँ थीफ ने क्या चुराया है? उसका यौवन चुरा लिया है, यूथ को चुरा लिया है. सो हियर टाइम इज रिफ्लेक्टेड एज इफ, अब यहाँ टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण किया गया है समय का. वो कह रहा है समय ने मेरे 23 ईयर्स बहुत जल्दी चुरा लिए. सटल थीप ऑफ यूथ, अचानक से चुरा करके ले गया, चुपचाप से चुरा करके ले गया. स्टीलथली stolen on his wing my 23rd year. Stolen as he flies on his wings. Wings का मतलब क्या है? फ्लाई कर रहा है. समय, हम कहते हैं ना समय उड़ता जा रहा है. So here the reference is like that only. The poet feels that 23 years of his life have passed away very quickly. The passing of these years looked like as if something or some person has cunningly stolen it. And here this cunning person is time. Time in the form of a cunning thief has stolen away his youth, his 23 years of age. My hasting days fly on with full career. Hasting days means time is rapidly moving. It is in haste. बहुत जल्दी में है समय. Fly on with full career. और वो क्या हो रहा है? समय बहुत जल्दी से भागता जा रहा है. His young age is almost over. My hasting days fly on with full career, but my late spring no bud or blossom sweth. स्प्रिंग सीजन में आप देखते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, फ्लावर वाले प्लांट्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है? बर्ड्स आ जाती हैं और या फिर फ्लावर्स आ जाते हैं, कली खिलती है या फूल भी आ जाते हैं. लेकिन वो कह रहा है कि दो आई एम टर्न्ड 23 years of age, still I have not shown any chances of becoming a great poet. He has yet not composed any poem of great merit, not even showed promise of any. So here he is reflecting his disappointment at his inactivity, that he is not able to fulfill his highest aspiration of being a great poet. Perhaps my semblance might deceive the truth, that I to manhood am arrived so near, and inward ripeness doth much less appear, that some more timely happy spirits intueth. Perhaps, by chance, my semblance means outward appearance, might deceive the truth. Deceive, छिपाना, disguise. Might deceive the truth. बाहरी रूप से यदि कोई देखे तो अंदर का ट्रुथ जो है वो छुप जाता है. Though outwardly I appear to be having great maturity because I am 23 years of age, I am young enough, but that I to manhood am arrived so near. I am turned into a man. I am young enough. Soon I will be responsible.
Soon I will get my life career, and inward ripeness doth much less appear. But if we talk about the maturity, inward maturity, ripeness, that is not seen. I'm not ripe enough. I'm not a good poet. That some more timely, happy spirits indwelleth. The mental capacity that is given to some people, they are very lucky. Though there are certain people who might have not turned 23 years of age as I am, but still they might have great maturity. They might have, you see, they might have decided some career for themselves. He says that his outward appearance is quite youthful. If the people look at him, they might feel that he is mature enough. They may not be able to judge that he had almost reached manhood. The development of his mental faculties is lagging still more behind. His poetic talents have not yet begun to reveal themselves. He is less fortunate than those whose natural gifts bear fruit in proper course of time. इन लाइंस में जो राइटर है वो कहता है कि हालांकि मेरा फिजिकल अपीयरेंस जो है, शारीरिक व्यक्तित्व को लोग देखें तो उनको लगेगा कि मैं यंग हो चुका हूँ, वो मेरी वास्तविक वय का अनुमान फिर भी नहीं लगा सकते, आयु का अनुमान नहीं लगा सकते. दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सून ईयर एंड इनवर्ड राइपनेस दैट मच लेस अपियर. बाहरी जो शारीरिक संरचना है उसको देख करके तो लोग मेरा अनुमान लगा ही नहीं सकते कि मैं 23 ईयर्स का हो चुका हूँ, क्योंकि अभी मैं एज से काफ़ी कम लगता हूँ. लेकिन इसके साथ ही मेरा बौद्धिक विकास भी नहीं हुआ है. अभी तक वो बहुत अच्छा मैच्योर राइटर जो होना चाहिए वैसा नहीं बन पाया है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि समय पर सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं. उनकी शारीरिक विकास भी समय से हो जाता है, उनका मानसिक विकास भी हो जाता है. तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत लकी होते हैं. आई एम नॉट लकी इनफ, ही वांट्स टू से. वो कहना चाहता है कि मैं इतना लकी नहीं हूँ जैसा कि अलग दूसरे लोग होते हैं. Yet be it less or more, or soon or slow, it shall be still in strictest measure even to that same Lord, however mean or high, toward which time leads me, and the will of heaven, all age, if I have grace to use it so, as ever in my great taskmaster's eye. ऑक्टेव पार्ट में राइटर बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था, लेकिन इन लाइंस में वापस से वो अपनी मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट करता है एंड ही बिकम्स ऑप्टिमिस्टिक इन दीज लाइंस. Yet be it, it here refers to the inward ripeness. Yet be it less or more. Less or more, whether it is reflected in lesser quantity or it is reflected more, or soon or slow. It might be soon or it can be slow. It depends. It shall be still in strictest measure even. He's saying that it is in the hand of God. Whatever is designed by him, strictest measure, जैसा गॉड ने डिजाइन किया है, स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मेजर, समय के पहले कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे. टू दैट सेम लॉट हाउएवर मीन और हाई, आई विल अचीव दैट गोल ऑफ माई लाइफ, दो इट कैन बी लेट और इट कैन बी सून, बट इट विल हैपन. टू दैट सेम लॉट, लॉट मीन्स luck, destiny. So I will also be lucky enough, though it will take time for me. My inward ripeness is not so much. I'm not mature enough physically and mentally, though the time will come when I will also get the maturity. To that same lot, however mean or high, toward which time leads me and the will of heaven. And it will all happen as per the time. When the time will come, no one will be there to deter me from all these things and the will of heaven, and it depends on the will of God as well. All age, if I have grace to use it so,
I have been given all the powers as the other human beings are given, but I must have the guts to use it. So, as ever in my great taskmaster's eye, he has given same talent to all the people, but it depends on to them whether they are using it or misusing it. As ever in my great taskmaster's eye, that whatever qualities I have been given, they are all given to me by God, because he is the master of all the things. So here he says that he is waiting for God's desire. Whenever God will think that it is the suitable time for him to achieve this or that thing, then only he will be able to get his powers activated, or he will get his life's desires to be completed. इन लाइन्स में जो पोइट है वो बहुत ही आशावादी है और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को दर्शा रहा है. स्टार्टिंग में हालांकि वो तो डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था, लेकिन इन लाइन्स में वो अपना ऑप्टिमिज्म जो है, आशावादिता जो है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है. वो कह रहा है कि ठीक है, किसी को समय से पहले मिल जाता है, किसी को समय के बाद मिलता है, लेकिन सबको जो भी उनके लिए डेस्टाइन्ड है, गॉड ने जो भी उनके लिए सोच रखा है, वो उनको मिलेगा जरूर. हो सकता है उसके जीवन में पहले कुछ कठिनाइयाँ हो, लेकिन बाद में वो एक ग्रेट पोइट बनना चाहता है, और ईश्वर ने उसको ग्रेट पोइट बनने के जो सारे सिम्टम्स हैं वो सारे उसके पास हैं, और गॉड जो है वो इसके वर्क को सुपरवाइज कर रहा है. गॉड इज़ द टास्क मास्टर फॉर हिम एंड ही हैज सेंट हिम ऑन दिस अर्थ विद एन ऑब्जेक्टिव. ईश्वर ने उसे एक ऑब्जेक्टिव के साथ, एक लक्ष्य के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है. तो ईश्वर ही डिसाइड करेगा कि कब उसे इनवर्ड एंड आउटवर्ड राइपनेस, मैच्योरिटी प्रोवाइड होगी. सो एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई. तो ये सब डिपेंड करता है मेरे गॉड की इच्छा पर. ईश्वर की धरोहर है ये जीवन उसका, ये मानता है राइटर. Thank you all. This poem is complete, and if you have any queries, you can talk to me.